Hello everyone, I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, Lucknow. I will be covering your physiology subject. So to clear the concept of physiology, stay tuned to my lectures. Now coming to the top, before coming to the topic, let's see अनअकैडमी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अनअकैडमी में रेगुलर डाउट क्लियरिंग बैचेस होते हैं जिसमें आप अपने हर सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे रिवीजन बैचेस होते हैं जिसमें आपको क्विक रिवीजन कंसेप्ट्स दी जाती है और बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। क्विक रिवीजन कंसेप्ट आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप अपने पूरे नोट्स को गो थ्रू करें, एंड इन दिस लास्ट मोमेंट टाइम क्विक रिवीजन बहुत अच्छा होता है आपके लिए। एंड मल्टीपल एमसीक्यूज कराए जाते हैं, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज करते हैं उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर अनेबल टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. In Iconic subscription, you get the personalized coach. He will guide you in making your preparation strategy. Clear, everyone? Now see benefits of Unacademy subscription. Unacademy में डेली लाइव क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस का बहुत बेनिफिट होता है गाइस। लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट को लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट सीरीज होती है, डेली लाइव क्यूजेस होते हैं जिसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता। दिस इज इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन ओनली। अनलिमिटेड प्रैक्टिस होती है आपकी, स्ट्रक्चर शेड्यूल बन जाता है आपका, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पर्सनलाइज कोच मिल जाता है। ही विल गाइड यू इन स्टडी प्लानिंग एंड बूस्टर सेशन। ही विल गिव यू द पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। हम एकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आफ्टर द लेक्चर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड वॉच एज मेनी टाइम एज यू कैन। ठीक है, अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद द प्रेप लैडर। यहाँ पे आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस के साथ प्रेप लैडर के वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सी द प्रेप लैडर वीडियो ऑल्सो, गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल द ऐप। फिर अपना गोल सेलेक्ट करना है, दैट इज नीड कीजिए। उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, प्लस कोर्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री। बट इफ़ यू वांट टू सी द प्लस क्लासेस, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल है गाइज। सब्सक्रिप्शन मल्टीपल स्कीम्स में है, आप 1 मंथ का ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6 मंथ का ले सकते हैं, 1 ईयर का भी है और 2 ईयर का भी है। बट अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की फीस है 22,500 और 2 ईयर की फीस है 27,000। मेरा रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि अप्लाई करने के बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो फीस बहुत ही नॉमिनल है। पेमेंट के डिफरेंट मोड हैं, आप अपने सूटेबल के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। इवन ईएमआई ऑप्शंस आर आल्सो देयर। टेलीग्राम का ये पेज है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इस पेज को फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी क्लास एंड यू विल नॉट मिस ए सिंगल क्लास। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, दैट इज वेंटिलेशन परफ्यूजन। वेंटिलेशन परफ्यूजन काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा। वेंटिलेशन क्या है? दैट इज एयर प्रेजेंट इन आवर लंग, एयर दैट इज रीचिंग इन आवर लंग, दैट इज वेंटिलेशन। और ये क्या होता है हमारा? इट कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर टाइडल वॉल्यूम दैट इज 500 ml। ठीक है, परफ्यूजन क्या है? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग टू द लंग इज परफ्यूजन। ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सक्यूज मी, इट इज ऑल्सो आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारे लंग में 2 सर्कुलेशन होते हैं, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड ब्रोंकियल सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में पहुंच रहा है, दैट इज फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोंकियल सर्कुलेशन। The oxygenated blood supplied to the lungs is from bronchial circulation. Clear everyone? Ventilation, that is our tidal volume, the air reaching in lung. Perfusion, the deoxygenated blood coming to lung is perfusion. अब हम ventilation देखते हैं. It corresponds to our tidal volume. ठीक है, हमारे इन्वायरमेंटल एयर में नाइट्रोजन का कंटेंट होता है 79%. इट इज मैक्सिमम अमॉन्ग ऑल द ऑक्सीजन, ऑल द कंपोनेंट्स, इट इज द मैक्सिमम. देन कम्स आर नाइट्रोजन, इसका कंसंट्रेशन होता है 21%. क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑलमोस्ट जीरो. ये हमारे इन्वायरमेंटल एयर में डिफरेंट गैसेस के कंपोनेंट्स हैं. और इन्वायरमेंटल एयर में जो प्रेशर होता है दैट इज अराउंड 760 mm ऑफ Hg. ठीक है, इन्वायरमेंटल एयर में ऑक्सीजन की कंटेंट है 21% एंड इट्स प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg. अब आते हैं पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एक इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज आवर पार्शियल प्रेशर. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमारा एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 21%. सो इट विल कम अराउंड 160 mm ऑफ Hg. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंटल एयर इज 160 mm ऑफ Hg. ठीक है, 61% ऑफ ऑक्सीजन हमारा एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, represented by FiO2, that is fractional concentration of oxygen. It is about 0.21%. ठीक है, 21% that is equals to 0.21. The fractional concentration of oxygen in environmental air is 0.21. ठीक है, क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं. तो इन्वायरमेंटल एयर का पार्शियल प्रेशर है 160 mm ऑफ Hg. ऑन इंस्पिरेशन क्या होता है? एयर गेट ह्यूमिडिफाइड बाय आवर एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग. तो हमारा वाटर ऐड हो जाएगा इंस्पायर्ड एयर में, तो हमारा इंस्पायर्ड एयर विल गेट डाइल्यूटेड. ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा. और इंस्पायर्ड एयर की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? 150 mm ऑफ Hg. ठीक है, ड्यू टू ह्यूमिडिफिकेशन हमारा एयर जो है होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा. तो प्रेशर विल फॉल फ्रॉम 160 mm ऑफ Hg टू 150 mm ऑफ Hg. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज 150 mm ऑफ Hg. ठीक है, अब आते हैं एल्वियोलाई पे आएगा. एल्वियोलाई में क्या होगा? हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा. ड्यू टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग टू आवर एल्वियोलाई हमारा गैसेस एक्सचेंज शुरू होगा. और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलस आता है दैट इज 104 mm ऑफ Hg. क्लियर? इंस्पायर्ड एयर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 160 और इंस्पायर्ड एयर का 150 एंड इन एल्वियोलर एयर and in alveolar air oxygen partial pressure of oxygen is 104 mm of Hg. ठीक है, क्लियर है? alveolar gas equation से हम partial pressure of oxygen in alveoli निकाल सकते हैं. It is equals to partial pressure of oxygen in inspired air minus partial pressure of carbon dioxide in alveoli upon respiratory exchange ratio. This will give you the partial pressure of oxygen in alveoli. This is our alveolar gas equation. ठीक है,
और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? इट इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड. तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो इज 0.8. ठीक है. और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज fractional concentration of oxygen into difference in barometric pressure and water vapor pressure. ठीक है. From this formula we can calculate partial pressure of oxygen in inspired air. और इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे एल्वेओलर गैस इक्वेशन में, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एल्वेओलर एयर. क्लियर एवरीवन? एल्वेओलर गैस इक्वेशन क्लियर है? इससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेओलर एयर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक आता है टर्म दैट इज डिफरेंस इन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिटवीन एल्वेओलर एयर एंड आर्टीरियल ब्लड. इन दोनों में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ग्रेडियंट है, it is denoted by partial pressure oxygen gradient between alveolar air and arterial blood. ठीक है. It is the difference in partial pressure of oxygen gradient between alveolar air and arterial blood. अब समरी देखते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एनवायरमेंटल एयर में कितना होता है? 160 mm of Hg. ठीक है. एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर 21% ऑफ ऑक्सीजन. फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? दैट इज 0.21. दिस इज आवर फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब जब इंस्पायर्ड होता है तो इट इज डाइल्यूटेड एंड इट बिकम्स 150 mm of Hg. हमारा पार्शियल प्रेशर इंस्पायर्ड एयर का कम हो जाता है ड्यू टू डाइल्यूशन और वो हो जाता है 150 mm of Hg. जब एल्वियोलस में पहुंचता है तो हमारा एल्वियोलर एक्सचेंज शुरू हो जाता है एंड एट दैट लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज आवर 104 mm of Hg. ठीक है. और एक्सपायर्ड एयर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 120 mm of Hg. And this corresponds to about 60% of oxygen. ठीक है. तो जब भी हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम एक्सपायर्ड एयर पेशेंट के माउथ में डालते हैं. तो दैट एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स 16% of oxygen. So in mouth to mouth breathing we are providing 16% of oxygen. Clear है? ठीक है. नेक्स्ट टर्म आता है हमारा मिनट वेंटिलेशन. वेंटिलेशन इन अ मिनट इज आवर मिनट वेंटिलेशन. और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेंटिलेशन इनटू रेस्पिरेटरी रेट विल गिव यू मिनट वेंटिलेशन. टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml, रेस्पिरेटरी रेट इज 12 per minute. So it comes around 6 liter per minute. Our minute ventilation is 6 liter per minute. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम हम सभी को पता है, इट इज 500 ml. बट इसमें जो 150 ml होता है दैट इज डेड स्पेस वेंटिलेशन. ठीक है. यहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे परफ्यूजन नहीं होता है. देयर इज नो परफ्यूजन एट दिस लेवल. तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है. सो इट इज अ यूजलेस वेंटिलेशन. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम का 150 ml इज यूजलेस वेंटिलेशन. ये डेड स्पेस में चला जाता है एंड डेड स्पेस में हमारा परफ्यूजन नहीं होता है. सो इट इज अ यूजलेस वेंटिलेशन. और इसका 350 ml की बात करूं तो दैट कॉरस्पॉन्ड एक्सक्यूज मी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर एल्वियोलर वेंटिलेशन. ये हमारा यूजफुल वेंटिलेशन है. ये वेंटिलेशन में हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है.
तो टाइडल वॉल्यूम का 350 ml इज आवर एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड दे आर यूजफुल वेंटिलेशन. ठीक है, अब आते हैं डेड स्पेस वेंटिलेशन के बारे में. एल्वियोलर वेंटिलेशन सभी को पता है. डेड स्पेस वेंटिलेशन, इसमें होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन आवर कंडक्टिंग एयरवे. कहाँ से कहाँ तक? 1 to 16 जनरेशन ऑफ आवर वीबल्स मॉडल्स. ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वीबल्स मॉडल्स. इसका 1 to लेके 16 जनरेशन इज आवर एनाटॉमिकल डेड स्पेस. फर्स्ट जनरेशन क्या था? हमारा ट्रैकिया. एंड लास्ट जनरेशन इज आवर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. फ्रॉम ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो जनरेशन होता है दैट इज एयर इन कंडक्टिंग एयरवेज आर एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड इसकी वैल्यू होती है 150 ml. ठीक है, नेक्स्ट कम एल्वियोलर डेड स्पेस. हेल्दी इंडिविजुअल में एल्वियोलर डेड स्पेस इज 0. अगर ये एल्वियोलर डेड स्पेस प्रेजेंट है देन इट सजेस्ट सम पैथोलॉजी अंडरलाइंग इट. ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में इट इज 0. नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस. ये डेराइव्ड डेड स्पेस होता है. इट इज इक्वल्स टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस. ठीक है, और हेल्दी इंडिविजुअल में अभी हमने डिस्कस किया एल्वियोलर डेड स्पेस इज 0. सो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल्स टू आवर एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन आवर हेल्दी इंडिविजुअल. क्लियर एवरीवन? डेड स्पेस के बारे में सभी को क्लियर है. एनाटॉमिकल डेड स्पेस, alveolar dead space and physiological dead space. Alveolar dead space is 0 in our healthy individual. ठीक है, इसीलिए हमारा हेल्दी इंडिविजुअल में एनाटॉमिकल डेड स्पेस इज इक्वल्स टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैसे हम डेड स्पेस को मेजर करते हैं? ठीक है, फर्स्ट मेथड इज आवर सिंगल नाइट्रोजन ब्रीथ मेथड. एक्सक्यूज मी. इसको हम फाउलर्स मेथड भी कहते हैं. ठीक है, इस मेथड से भी हम डेड स्पेस कैलकुलेट करते हैं. और नेक्स्ट मेथड इज आवर बोस मेथड. बोस मेथड स्टेट्स दैट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल्स टू tidal volume into partial pressure of carbon dioxide at the level of alveoli, partial pressure of carbon dioxide in expired air upon partial pressure of carbon dioxide in alveolar air. This formula gives us physiological dead space. तो दो मेथड हो गया जिससे हम मतलब डेड स्पेस कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट इज सिंगल नाइट्रोजन ब्रीथ मेथड, सेकेंड इज बोस मेथड. बोथ मेथड में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम इनटू partial pressure of carbon dioxide in alveolar air, partial pressure of carbon dioxide in expired air upon partial pressure of carbon dioxide in alveolar air. Clear? This will give us physiological dead space. So इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. Physiological dead space upon tidal volume is equals to partial pressure of carbon dioxide in alveolar air minus partial pressure of carbon dioxide in expired air upon partial pressure of carbon dioxide in alveolar air. ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा डेड स्पेस अपॉन टाइडल वॉल्यूम रेशियो. तो हेल्दी इंडिविजुअल में इट इज 30%. द रेशियो ऑफ डेड स्पेस एंड टाइडल वॉल्यूम रेशियो इन हेल्दी इंडिविजुअल इज 30%. ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा डेड स्पेस वेंटिलेशन. अब आते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन, दैट इज 350 ml. तो एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट कितना हो जाएगा? आवर एल्वियोलर वेंटिलेशन इनटू रेस्पिरेटरी रेट, तो इट विल कम अराउंड 4 लीटर पर मिनट. ठीक है, क्लियर है? हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट इट इज अबाउट 4 लीटर पर मिनट. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट इज आवर एल्वियोलर वेंटिलेशन, तो दैट इज इक्वल्स टू आवर टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम. ठीक है, इससे आ जाएगा हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन इनटू रेस्पिरेटरी रेट विल गिव यू
our alveolar ventilation per minute. ठीक है, clear everyone? This is our alveolar ventilation. Now coming to zone of ventilation. This is our lung and this is apex of lungs. और एपेक्स ऑफ लंग डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि alveoli are larger in size. Alveoli large है. So during ventilation, it will expand less. So it will expand less. So at the apex क्या होता है हमारा compliance लंग का कम होता है. ठीक है, and ventilation is also less. ठीक है, ventilation at the apex of lung is less. It is about 1.92 liter per minute. ठीक है, जबकि बेस ऑफ लंग में हम क्या देख रहे हैं, excuse me, base of lung has small alveoli, so it will expand more during inspiration. So इसका compliance होता है ज़्यादा. So in the base of lung have higher compliance and higher ventilation. ठीक है, वेंटिलेशन हमारा बेस ऑफ लंग में ज़्यादा होता है. इट इज़ अबाउट 6.5 लीटर पर मिनट. क्लियर? एपेक्स पे हमारा वेंटिलेशन कम होता है, बेस पे एक्सक्यूज मी, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े. अब आते हैं परफ्यूजन पे. परफ्यूजन दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग टू आवर लंग. वो किससे आता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन से आता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन इज ऑल्सो नोन एज लेसर सर्कुलेशन. इसकी साइकिल शॉर्ट होती है, इसलिए इसको हम लेसर सर्कुलेशन भी कहते हैं. और पल्मोनरी सर्कुलेशन पर मिनट हमारा कितना होता है? दैट इज 5 लीटर पर मिनट. That is, our entire cardiac output reaches to pulmonary circulation in 1 minute. Clear है? Everyone clear है? किसी को कोई डाउट? अब आते हैं कंपोनेंट्स. तो हमारा आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, जिससे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में फॉर डीऑक्सीजनेशन. ठीक है. देन कम्स पल्मोनरी कैपिलरीज. लंग में हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस. देन फ्रॉम पल्मोनरी वेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. नेक्स्ट देखें. हमने देखा अभी कंपोनेंट्स ऑफ आवर परफ्यूजन्स. पल्मोनरी सर्कुलेशन इज हाई कॉम्प्लायंस सर्कुलेशन. इसको हाई कॉम्प्लायंस सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स आर 24% मोर कॉम्प्लायंट देन देयर सिस्टमिक काउंटरपार्ट. ये 24% मोर कॉम्प्लायंट होता है. सो इट स्टोर्स द ब्लड. Large amount of blood can be stored in our pulmonary circulation. So it is known as high compliance circulations. Lung are the reservoir of blood. यहाँ पे 15 to 18% of total blood are stored in lung. ठीक है, क्लियर है? पल्मोनरी सर्कुलेशन को हाई कॉम्प्लायंस सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टोर कर सकता है ब्लड को. It is 24% more compliant than other circulation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now coming to zones of blood flow in lungs. हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो लंग्स के डिफरेंट जोन में डिफरेंट है, इसीलिए ये जोन्स डिवाइड हुए हैं. ठीक है. फर्स्ट जोन देखते हैं, जोन 1. दिस इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ लंग. यहाँ क्या होता है, जो हमारा एल्वेलर प्रेशर है दैट इज हाईएस्ट. एल्वेलर प्रेशर इज मोर देन एट्रियल प्रेशर एंड एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वीनस प्रेशर. ठीक है. तो
हमारा एल्वेलर प्रेशर मोर है, जिसकी वजह से इट विल कंप्रेस द आर्टरी, तो फर्दर ब्लड फ्लो आगे नहीं होगा। ठीक है, ये कंप्रेस करेगा हमारी आर्टरी को, सो ब्लड फ्लो नहीं होगा इस केस में। ठीक है, alveolar pressure will compress our artery and there is no further blood flow. ये हमारा एपेक्स रीजन का हो गया, दैट इज जोन 1. नाउ कमिंग टू जोन 2, दिस इज प्रेजेंट इन आवर मिडिल लोब ऑफ लंग. यहाँ क्या होता है, हमारा एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द एल्वेलर प्रेशर, बट एल्वेलर प्रेशर इज स्टिल मोर देन आवर वीनस प्रेशर. तो इस केस में जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज पल्सेटाइल ब्लड फ्लो. ठीक है, पल्सेटाइल होता है, इसलिए इसको हम वाटरफॉल इफेक्ट भी कहते हैं. इन मिडिल लोब ऑफ लंग हमारा एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द एल्वेलर प्रेशर एंड एल्वेलर प्रेशर इज स्टिल मोर देन द वीनस प्रेशर. सो जोन 2 यानी मिडिल लोब में हमारा जोन 2 दैट इज pulsatile blood flow. ठीक है, एपेक्स में नो ब्लड फ्लो इज देयर. क्लियर है. अब आते हैं जोन 3, दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लंग. यहाँ पे एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वीनस प्रेशर एंड वीनस प्रेशर इज ऑल्सो मोर देन आवर एल्वेलर प्रेशर. सो इस केस में हमारा कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो इज मैक्सिमम. सो इन द बेस ऑफ एक्सक्यूज मी, इन प्लेस ऑफ लंग में हमारा ब्लड फ्लो इज कंटिन्यूस. क्लियर है. 3 जोन्स हमने पढ़ लिए, Zone 1, Zone 2, Zone 3. Zone 1 is present at the apex of lung. Zone 2 is present at the middle of lung. Zone 3 is present at the base of lung. Base of lung में there is continuous blood flow. Middle lobe में हमारा there is pulsatile blood flow. And Zone 1 में हमारा there is no blood flow. ये हो गया हमारा perfusion के basis पे lungs के zone. ठीक है, ये upright posture में तो तीनों zones हमारे लंग्स में मिलेंगे, बट इन सुपाइन पोस्चर हमारा पूरी लंग में जो जोन होगा दैट इज जोन 3. यानी इन सुपाइन पोजीशन हमारा लंग्स में कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो इन एवरी पार्ट. In every part of lungs there will be the continuous blood flow. ठीक है, क्लियर है सभी जोन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये डायग्राम है, इसमें फर्स्ट जोन दैट इज आवर एपेक्स ऑफ लंग्स. यहाँ पे एल्वेलर प्रेशर इज मोर, सो इट विल कंप्रेस आवर आर्टरी एंड देयर इज नो ब्लड फ्लो. ठीक है. सेकेंड जोन दैट इज मिडिल लोब ऑफ लंग्स. यहाँ पे एट्रियल प्रेशर इज मोर बट एल्वेलर प्रेशर इज स्टिल मोर देन आवर वीनस प्रेशर. सो यहाँ पे पल्सेटाइल ब्लड फ्लो होगा और वाटरफॉल इफेक्ट कह सकते हैं इसको. ठीक है. नाउ कमिंग टू थर्ड जोन दैट इज बेस ऑफ लंग. यहाँ पे एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वीनस प्रेशर एंड वीनस प्रेशर इज ऑल्सो मोर देन आवर एल्वेलर प्रेशर. So there will be the continuous flow in this zone. Excuse me. किसी को अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? सभी को कंसेप्ट्स क्लियर है? अगर कंसेप्ट्स क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे सभी के. इसीलिए कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा. एक बार समझ में आ जाएगा तो आगे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत डिटेल से देखिए. क्लियर है जोन्स ऑफ आवर लंग्स. अब आगे बढ़ते हैं. हमने देखा सुपाइन पोर्शन में ओनली जोन 3 इज प्रेजेंट इन आवर लंग
एंड इन असिस्टेड वेंटिलेशन क्या होगा, हमारा एल्वेलर प्रेशर मोर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में जोन 3 विल बी कन्वर्टेड इनटू जोन 2 एंड जोन 2 विल बी कन्वर्टेड इनटू जोन 1, क्योंकि एल्वेलर प्रेशर हमारा असिस्टेड वेंटिलेशन में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए जोन 2 कन्वर्ट हो जाएगा जोन 1 में, जोन 3 कन्वर्ट हो जाएगा जोन 2 में। ठीक है, अब आते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड वेजो कंस्ट्रक्शन इन लंग्स। जनरली क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया जब भी होता है तो हमारा वेजो डायलेशन होता है, चाहे वो ब्रेन ले लो, चाहे हार्ट ले लो, सभी जगह जब हाइपोक्सिया होता है तो ऑलवेज देयर इज अ वेजो डायलेशन, बट इन लंग्स देयर इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। It is the only organ which causes vasoconstriction in case of hypoxia. ठीक है, अब देखते हैं कि vasoconstriction कैसे होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी की स्मूथ मसल्स होती है उसमें ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं, और हाइपोक्सिया के टाइम दीज चैनल गेट क्लोज। डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्मूथ मसल सेल है। ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन आवर पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे होता है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। These are oxygen sensitive पोटेशियम चैनल्स। जब ये ओपन होता है तो हमारा पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। ठीक है, जब हमारा हाइपोक्सिया होता है तो दिस चैनल गेट क्लोज्ड। ठीक है, तो पोटेशियम का इफ्लक्स स्टॉप हो जाएगा, सो पोटेशियम आयन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन आवर सेल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डीपोलराइजेशन होगा, एंड दिस डीपोलराइजेशन विल कॉज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, डीपोलराइजेशन होगा, हमारा कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस कैल्शियम चैनल ओपन की वजह से कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, रिजल्टिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल्स एंड इट विल लीड टू द वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्लियर है, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज ड्यू टू हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा, एंड दिस डीपोलराइजेशन विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड वेसोकंस्ट्रिक्शन इन लंग्स से क्या बेनिफिट होता है, तो ब्लड फ्लो इज डायरेक्टेड टुवर्ड द बेटर वेंटिलेटेड एल्वेलाई। जहाँ पे वेंटिलेशन कम है वहाँ पे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, एंड जहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा है वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन इंड्यूस्ड बाय हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से जो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है लंग्स में, उसकी वजह से बेटर वेंटिलेटेड एल्वियोलाई में परफ्यूजन इंक्रीजेस। क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, it is denoted by capital V, that is ventilation, that is our alveolar ventilation, perfusion, that is our pulmonary circulation। ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, वेंटिलेशन इज 4 लीटर पर मिनट एंड परफ्यूजन कितना है 5 लीटर पर मिनट। तो नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो हमारा आता है दैट इज 0.8। दिस इज आवर नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, और ये कहाँ मिलता है, हमारा मिडिल जोन ऑफ द लंग। ठीक है, यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज नॉर्मल, दैट इज 0.8। एपेक्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था एपेक्स पे हमारा परफ्यूजन क्या है, परफ्यूजन इज लेस। वेंटिलेशन तो लेस होता ही है बट परफ्यूजन इज वेरी लेस। ठीक है,
परफ्यूजन कम हो जाएगा तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा. इट इज अबाउट 3.2 एट एपेक्स. तो हमारे एपेक्स पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज हाईएस्ट. बेस ऑफ लंग में हमारा क्या होता है, परफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वीनस प्रेशर देन द एल्वेलर प्रेशर. ठीक है, तो परफ्यूजन ज़्यादा होता है तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विल बी द लोएस्ट एट द बेस ऑफ लंग. क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? परफ्यूजन हमने देख लिया, एपेक्स में लो था एंड बेस में सबसे ज़्यादा परफ्यूजन था. ठीक है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा एपेक्स पे सबसे हाई होता है एंड बेस पे सबसे कम होता है, दैट इज 0.6. और नॉर्मल जो हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है दैट इज 0.8. ठीक है, अब आते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच. फर्स्ट केस है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इनफाइनाइट. ये कब होगा, जब डेनोमिनेटर हमारा जीरो होगा. तो डेनोमिनेटर जीरो है यानी परफ्यूजन इज जीरो. देयर इज नो ब्लड फ्लो. देयर इज वेंटिलेशन बट देयर इज नो ब्लड फ्लो. इन दिस केस वेंटिलेशन परफ्यूजन हमारा इनफाइनाइट होता है. तो इस केस में जो वेंटिलेशन है हमारा वो वेस्ट हो जाएगा. देयर विल बी नो गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वेस्टेड एक्सक्यूज मी. ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन इनफाइनाइट है यानी परफ्यूजन जीरो है. देयर इज नो ब्लड फ्लो सो द वेंटिलेशन विल बी वेस्टेड. ठीक है, यूजलेस वेंटिलेशन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इनफाइनाइट. ये डायग्राम है. देयर इज प्रॉपर वेंटिलेशन बट देयर इज नो परफ्यूजन, सो दिस वेंटिलेशन इज वेस्टेड वेंटिलेशन. ठीक है, कोई गैसेस एक्सचेंज होगा नहीं तो ये हमारा वेंटिलेशन वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वेस्टेड वेंटिलेशन. ये कब होता है, फिजियोलॉजिकली की बात करें तो हमारे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होते हैं वहां पे देयर इज नो परफ्यूजन. ठीक है, उस केस में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इनफाइनाइट. पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, व्हेन देयर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो क्या होगा, हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी. देयर विल बी नो ब्लड फ्लो, देयर विल बी नो परफ्यूजन. ठीक है, परफ्यूजन नहीं है तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज आवर इनफाइनाइट. ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा इनफाइनाइट कब होता है, ये क्लियर है सभी को? चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज जीरो. ये कब होगा, जब हमारा न्यूमरेटर इज जीरो, दैट इज देयर इज नो वेंटिलेशन. ठीक है, कोई एयर फ्लो नहीं है, देयर इज नो वेंटिलेशन. परफ्यूजन है, वेंटिलेशन नहीं है. वेंटिलेशन नहीं है तो ये परफ्यूजन क्या हो जाएगा, वेस्टेड परफ्यूजन और संट परफ्यूजन. ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जीरो कब होगा, व्हेन देयर इज नो एयर फ्लो. ठीक है, अब देखते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमें जीरो कब मिलता है. नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हमारा 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट इज शंट परफ्यूजन. दिस इज नॉर्मल. ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में कब एयर फ्लो नहीं होगा, जब कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारे एयरवे को तो उसके नीचे की एल्वेलाई क्या होगी, कोलैप्स्ड हो जाएगी. तो उस केस में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कब हमारा जीरो होगा, व्हेन देयर इज नो एयर फ्लो. और ये पैथोलॉजिकली कब हो सकता है, जब फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इन आवर एयरवे तो उसके नीचे जो एल्वेलाई प्रेजेंट होगी वो कोलैप्स कर जाएगी. देयर विल बी नो एयर फ्लो इन दैट एल्वेलाई. तो उस केस में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा जीरो आएगा. डायग्राम में देखते हैं. तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है. ठीक है, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस
नो गैस रीच इन दिस alveoli, ठीक है, कोई गैस यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा. परफ्यूजन इज देयर बट देयर इज नो वेंटिलेशन, सो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इक्वल्स टू 0. इस केस में हमारा शंटेड परफ्यूजन हो जाएगा. परफ्यूजन इज शंटेड, ठीक है. नॉर्मल कंडीशन में 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट इज शंटेड एंड इन पैथोलॉजी लाइक foreign body obstruction in airways will cause ventilation perfusion ratio 0. ठीक है, क्लियर है सभी को. अब आते हैं हम वेंटिलेशन परफ्यूजन डायग्राम पे. इसको हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है. फर्स्ट केस है वेंटिलेशन परफ्यूजन इज इनफाइनाइट. ये अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एनाटॉमिकल डेड स्पेस में होता है, ठीक है. There is no blood flow, but there is proper ventilation. तो यहाँ पे partial pressure of oxygen क्या हो जाएगा? That is 149 mm of Hg. और inspired air में हमारा carbon dioxide is nil, so partial pressure of carbon dioxide is 0. ठीक है. तो when VQ is infinite, तो partial pressure of oxygen is 149 mm of Hg and partial pressure of carbon dioxide is 0. ठीक है, ये हमारी ग्राफ है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्राफ. वेंटिलेशन परफ्यूजन इज इनफाइनाइट, ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 149 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0. ये हो गया हमारी फर्स्ट सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन इज 0, ठीक है. देयर इज नो वेंटिलेशन बट देयर इज परफ्यूजन. तो इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 40 mm ऑफ Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mm ऑफ Hg. तो हम ग्राफ में कहाँ देखेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन 0. ये हो गया हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन 0. तो partial pressure of oxygen is 40 mm of Hg and partial pressure of carbon dioxide is 45 mm of Hg. ठीक है, ग्राफ क्लियर है. इनफाइनाइट यहाँ आएगा एंड 0 वाला यहाँ आएगा इस ग्राफ में. नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट, दैट वेंटिलेशन परफ्यूजन हमारा नॉर्मल है, दैट इज 0.8. उस केस में क्या होगा, हमारा एल्वेलर एयर आ रहा है, ठीक है, और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है हमारी एल्वेलाई के पास, ठीक है. तो उस केस में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 mm ऑफ Hg हो जाएगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 40 mm ऑफ Hg. गैसेस एक्सचेंज होगा, पार्शियल प्रेशर एक्सचेंज होगा, ठीक है. तो इसको हम ग्राफ में देखें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन नॉर्मल है, उस केस में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 समवॉट है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 40. ठीक है, ये हो गया हमारा परफ्यूजन डायग्राम, ठीक है. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम भी इसको कहते हैं. क्लियर एवरीवन? किसी को आज के टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है? रिवाइज जरूर कीजिएगा, टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी चीज़ें. रिवाइज जरूर कीजिएगा, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन टेंशन इन एल्वेलाई इज ड्यू टू. एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट टू लेफ्ट शंट, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिक्स मैच, bronchial asthma, inappropriate gaseous exchange. सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. जब हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिक्स मैच होता है तो सम केसेस हमारा क्या होता है, परफ्यूजन इज 0, देयर इज नो ब्लड फ्लो, ठीक है. परफ्यूजन कितना होता है हमारा 0. उस केस में क्या होता है, जो एल्वेलर एयर आ रही है
नो gaseous exchange in alveolar air, no exchange of gases in alveolar air, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन concentration will increase and this will increase our oxygen tension. ठीक है, तो ऑक्सीजन टेंशन इंक्रीजेज इन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिक्स मैच। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है? बेस ऑफ लंग, पोस्टीरियर लोब ऑफ लंग, एपेक्स ऑफ लंग, मिडिल लोब ऑफ लंग। सभी लोग रिकॉल कीजिए, आज हमने डिस्कस किया था, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। दिस इज आवर लंग एल्वेलाई, लंग, ठीक है। यहाँ पे जो एल्वेलाई होती है एपेक्स पे, वो कैसी होती है? लार्जर एल्वेलाई इज देयर, ठीक है, जबकि बेस पे जो एल्वेलाई होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, तो बेस पे एपेक्स पे हमारी एल्वेलाई लार्ज होती है, तो वेंटिलेशन हमारा एपेक्स पे कितना होता है? कम होता है। और यहाँ पे जो परफ्यूजन होगा वो भी लेस होता है हमारे एपेक्स पे, ठीक है, परफ्यूजन इज लेस, सो यहाँ पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज हमारा एपेक्स पे, एवरीवन, गैसियस एक्सचेंज हमारा एपेक्स पे क्या होगा? लेस होगा, सो ऑक्सीजन बिल्डअप होगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारा एपेक्स पे सबसे ज्यादा होता है। सो आंसर इज एपेक्स ऑफ लंग। जबकि बेस में हमारा परफ्यूजन होता है अच्छा खासा, ठीक है, परफ्यूजन इज मोर, सो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, गैसियस एक्सचेंज विल बी मोर, सो हमारा बेस ऑफ लंग में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, ठीक है। एपेक्स में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, while at the base of lung partial pressure of carbon dioxide is maximum, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज मैक्सिमम एट apex of lung, base of lung, posterior lobe of lung, middle of the lung। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई गेस, ठीक है। तो हम आगे इसको देखते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मैक्सिमम कहाँ होता है? एट द एपेक्स ऑफ लंग। वेंटिलेशन परफ्यूजन, हमारा परफ्यूजन एट द एपेक्स ऑफ लंग्स कम होता है, जिसकी वजह से एपेक्स ऑफ लंग पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा सबसे मैक्सिमम मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज लीस्ट एट, अभी जस्ट डिस्कस किया, एट द बेस ऑफ लंग। क्यों? क्योंकि हमारा परफ्यूजन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है बेस ऑफ लंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, true statement regarding pulmonary ventilation, partial pressure of oxygen is maximum, ventilation perfusion ratio is maximum at base, ventilation per unit lung volume is maximum at apex, और blood circulation is minimum at the base। ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है, आई गेस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मिनिमम होता है बेस पे, तो आंसर बी इज रॉन्ग। वेंटिलेशन हमारा एपेक्स में क्या होता है? लार्जर एल्वेलाई होती है, वेंटिलेशन हमारा कम होता है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ब्लड सर्कुलेशन हमारा बेस में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन ए बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट एपेक्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, आंसर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट अ स्टिमुलस फॉर पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, हमारा काफ़ी बार रिपीट हुआ है,
ऑप्शन इज हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया, और इसको कह सकते हैं हाइपरकार्बिया और प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड लास्ट ऑप्शन इज थ्रोम्बोक्सिन A2। एनीवन? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन कब होता है। पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन, हमारा लंग एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, hypercapnia or hypercarbia. These causes vasoconstriction. So the blood flow to the most ventilated area will be more. ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारा क्या करता है, वेजो डायलेट करता है। तो ये पल्मोनरी वेजो डायलेशन, सॉरी वेजो कंस्ट्रिक्शन, सो ये हमारा पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करेगा, but our prostaglandin 2, this is a vasodilator. The answer is C. ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरिजन ऑफ एपेक्स ऑफ लंग टू द बेस ऑफ लंग हैज, बेस ऑफ लंग हैज, ऑप्शन ए इज हाई पल्मोनरी atrial pressure of oxygen, high pulmonary atrial pressure of carbon dioxide, high ventilation perfusion ratio. Option D is same ventilation perfusion ratio. बेस ऑफ लंग की बात की है, ठीक है। बेस ऑफ लंग में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। तो आंसर हमारा दैट इज बी। और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा बेस पे क्या होता है, एनीवन? लोएस्ट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेंटिलेशन परफ्यूजन इन एरेक्ट पोस्चर? ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन इज मैक्सिमम एट एपेक्स। Next option is ventilation perfusion ratio is maximum at base. Ventilation is maximum at apex. Next option is perfusion is maximum at apex. Anyone? Ventilation perfusion के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Ventilation perfusion ratio is maximum at the apex. This is right. Next option is ventilation perfusion ratio is maximum at base. It is lowest at base. Ventilation is maximum at apex. Ventilation is lowest at apex due to the larger alveoli. ठीक है, एंड परफ्यूजन भी हमारा बेस में हाईएस्ट होता है, नॉट इन एपेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is physiological dead space is calculated by Boyle's law, Dalton's law, Bohr's equation, Charles equation. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। एनीवन जो आंसर कर सके इसका? Physiological dead space, it is equals to our anatomical dead space. In healthy individual, physiological dead space is equals to anatomical dead space. ठीक है, याद है किसी को? और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड से एंड बोर्स इक्वेशन से। सो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीरो ग्रेविटी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज, जीरो ग्रेविटी है उस केसेस में हमारा होल लंग में only one zone is present, that is single zone is present.
देयर इज नो जोनल सिस्टम इन जीरो ग्रेविटी। और इस केस में जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है दैट इज 0.8। हमारा वेंटिलेशन और परफ्यूजन इस समय इफेक्टेड नहीं होगा, दैट इज नॉर्मल वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा 0.8 आंसर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ventilation perfusion is infinite. What does it means? First option is partial pressure of oxygen becomes zero. There is no gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide alone becomes zero. Partial pressure of both carbon dioxide and oxygen remains normal. बहुत इजी है, सभी को पता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा इनफाइनाइट कब होगा? एनीवन? वेंटिलेशन परफ्यूजन हमारा तब इनफाइनाइट होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो, यानी देयर इज नो परफ्यूजन, एंड व्हेन देयर इज नो परफ्यूजन आवर वेंटिलेशन विल बी वेस्टेड, वेस्टेड वेंटिलेशन होगा। ठीक है, वेस्टेड वेंटिलेशन मीन्स there is no gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide, so the answer is B। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को सारे क्वेश्चंस? आज जो हमने पढ़ा वही सब सारे क्वेश्चन है, तो थ्योरी अगर आप अच्छे से कवर अप करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस। किस अभी हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस को कैसे कैसे मेजर करते हैं। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन ब्रेथ मेथड, ऑप्शन बी इज हीलियम डाइल्यूशन मेथड, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन ब्रेथ मेथड, ऑप्शन डी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस या एनाटॉमिकल डेड स्पेस हम कैलकुलेट करते हैं बाय आवर फाउल्स मेथड, दैट इज नाइट्रोजन ब्रीथ मेथड। ठीक है, एंड बोर्स मेथड, इन दोनों मेथड से हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस निकालते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड, इससे हम क्या निकाल रहे थे, किसी को याद है? नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड, इससे हम कैलकुलेट कर रहे थे आवर FRC। हीलियम डाइल्यूशन मेथड, इससे हम कैलकुलेट कर रहे थे FRC, our functional residual capacity। ठीक है, और एनाटॉमिकल डेड स्पेस के लिए नाइट्रोजन ब्रीथ मेथड है, नॉट नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों टर्म में। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़े। नाउ लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डेड स्पेस वॉल्यूम इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल में डेड स्पेस वॉल्यूम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Anatomical space is more than physiological space. Anatomical dead space is equals to physiological dead space. Anatomical dead space is more than physiological dead space. और लास्ट ऑप्शन है हमारा anatomical dead space is not related to physiological dead space। इजी है क्वेश्चन। हमारा physiological dead space equals to anatomical dead space plus alveolar dead space, और नॉर्मल इंडिविजुअल में हमारा alveolar dead space is 0, so physiological dead space is equals to anatomical dead space, so answer हमारा B। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट क्वेश्चन, which of the following method is used to calculate our anatomical dead space? Repeat the question, that is single nitrogen test, single breath nitrogen test से हम anatomical dead space calculate करते हैं। ठीक है, इजी था आज का क्वेश्चन, बहुत अच्छे से स्मूथली हमने कवर किया आज के टॉपिक को। सभी लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एक बार समझ में आ जाएगा, आपको मगअप नहीं करना होगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। That's all for today. Thank you everyone. If you like our video, don't forget to hit like button and share with your friends.
more and more you give like, it give us motivation to improve our content. So don't forget to hit the like button and subscribe to our channel, that is Unacademy NEET PG, so that you will get the notification. If you hit the bell icon, you will get the notification of every lecture and you will not miss any lecture. For downloading the PDF, you can download now option in the description box. From there you can download the PDF. ठीक है, हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरी पेज अनअकैडमी पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, अपने लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. Learning from home can be difficult, but if you regular practice our lessons, you will do more and more MCQs. You will definitely achieve your target. You will definitely be in your dream college. ठीक है? So let's crack it together. Thank you everyone. Lastly, मेरा रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें. मेरा रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, मेरा रेफरल कोड बिल्कुल ना भूलें सभी लोग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.